आप राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं तथा श्रम संगठनों से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। श्री नमामि शंकर बिस्सा जी, आप व्याख्याता हैं और कानून की छात्रा के रूप में आज हमारी परिचर्चा में आमंत्रित हैं अंजू गर्ग तथा निमिता परिहार, आप भी राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। सबसे पहले शर्मा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के बदलते आर्थिक खुलेपन, औद्योगिक परिवर्तन के दौर में आंदोलन मजबूत होंगे या उनमें परिवर्तन आएगा, उनकी क्या दशा और दिशा होगी, इस पर अपने विचार। धन्यवाद महाराज जी। सबसे पहले तो मैं श्रमिक आंदोलन की मूल अवधारणा के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी मूल अवधारणा क्या है? हमारे विचार में हमारा समाज एक वर्गीय समाज है, जिसमें एक तरफ साधन संपन्न है, दूसरी तरफ साधनहीन लोग हैं, शोषक हैं, शोषित हैं, और इन दोनों वर्गों में संघर्ष अवश्यंभावी है। श्रमिक आंदोलन इन साधनहीन लोगों को एकजुट करके, उनमें वर्ग चेतना पैदा करके इस वर्ग संघर्ष को तेज करने के उद्देश्य से आंदोलित होता है। ये इसकी मूल अवधारणा है। तो पहले भी जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था, उससे पहले भी श्रमिक थे। उद्योग धंधे बढ़ने के बाद में उनका संगठन होना कुछ आसान हो गया। और आज भी जबकि हम देख रहे हैं कि आर्थिक परिवेश बदल रहा है, औद्योगिक परिवेश बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मूल अवधारणा हमारे श्रमिक आंदोलन के बदल रही होगी। वो अवधारणा, उससे बीच में कई बार भटकाव जरूर आया है, उसमें कुछ विकृतियां जरूर पैदा हुई हैं, लेकिन इस बदलती परिवेश में भी उसकी मूल अवधारणा वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। और मेरे विचार में तो श्रमिक आंदोलन मजबूत तभी हो पाएगा जबकि इस बदलते हुए परिवेश में वो और अपनी उसी मूल अवधारणा को ज़्यादा मजबूत करे, ज़्यादा अपनी वर्ग चेतना पैदा करे, क्योंकि उसका चरित्र तो वही रहेगा। उससे यह होगा, उसका क्षेत्र व्यापक होगा। आज जैसे आर्थिक सीमाएं टूट रही हैं, वो जैसा आपने कहा कि भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो चुका है, तो इस दौर में श्रमिक आंदोलन का क्षेत्र भी व्यापक होगा, लेकिन उसकी मूल अवधारणा नहीं बदलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सही दिशा में हमारे उसी वर्ग संघर्ष, वर्ग चेतना की दिशा में श्रमिक आंदोलन चलता रहे, तो ये आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा व्यापक होगा। और जैसा कि हमारा प्रारंभिक नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो, उस ओर हमें बढ़ने में सफलता मिलेगी। बिस्सा साहब, आर्थिक खुलेपन के माहौल में हमारे देश में विदेशी कंपनियां अपनी तकनीकी लेकर के आ रही हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शर्तों के आधार पर ही वे यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे। ऐसे में हमारे श्रमिकों का हित संरक्षण कहाँ तक संभव है? देखिए, श्रम आंदोलन में 75 वर्षों में, जैसा भी आपने कहा था, इसके बिगिनिंग को शुरू हो गए हैं। और ये देश के इस लेबर मूवमेंट में सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आ रही है और यहाँ के श्रमिकों को वहाँ काम करने का, उन कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। और उसमें कई बातें हैं कि इन कंपनियों की, जैसा भी आपने कहा, कि अपनी शर्तें होगी हमें, लेकिन इसके साथ जो इसका दूसरा पहलू है वो ये भी है कि ये कंपनी अपनी शर्तें तो लगाएंगी, लेकिन श्रमिक हमारे ही होंगे और हमारे श्रमिकों को एक कंपेटिटिव प्राइस या प्रतिस्पर्धात्मक बेसिस पे काम करने का मौका मिलेगा। फिर एक से जब ज्यादा कंपनियां होगी तो उन्हें इस बात का भी, जिसको आप कह सकते हैं, सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा, चुनने का मौका मिलेगा कि वो कौन सी कंपनी में या किस जगह उसको जहां अच्छा पे पैकेट मिलता है वहां वो जाए। लेकिन श्रम आंदोलन के दृष्टि से देखें तो इसके साथ श्रमिक को इस बात के लिए भी कमिटेड होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि वो ये नहीं कि आज उसको यहाँ 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं या 100 रुपए यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं तो आज इस जगह को छोड़ करके वो दूसरी कंपनी को बदल रहा है या फिर किसी और संस्थान में जा रहा है। इससे मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, उसकी जो गतिशीलता है, डायनेमिज्म है, उस पर फर्क आ सकता है, तो उसको कमिटेड होना पड़ेगा। लेकिन विदेशी जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है या जो निवेश हो रहा है, उसे श्रमिकों के हितों पे कोई कुठाराघात हो, ऐसे लोगों को डाउट है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि होने वाला है। उनको अच्छा पे पैकेट मिलेगा,
शर्त यही है कि बस वो कमिटेड रहे और अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने ड्यूटीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे। मतलब कमिटेड अपनी ड्यूटीज के प्रति और साथ साथ में जो श्रम आंदोलन है उस संगठन के प्रति भी उसका कमिटमेंट, बिल्कुल संगठन के प्रति भी रहे वो, तभी संगठन आगे बढ़ पाएगा। ये नहीं कि वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए एक साल से दूसरे साल बढ़ जाए और संगठन को भूल जाए। हाँ, तो उस स्थिति में तो संगठनात्मक शक्ति तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और उसका कमिटमेंट जरूरी है। अंजू, थोड़ा सा ये जानकारी भी हमारे दर्शकों को चाहिए कि आज के समय में जो हमारे मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी मानसिकता भी पूंजीवादी होती जा रही है। वे आराम परस्त हैं, अधिक सुविधाएं लेने में विश्वास करते हैं। इससे जो कमिटमेंट की बात बिस्सा साहब ने कही, वो कमिटमेंट कम हो रहा है, ऐसा क्यों? इसका एक कारण तो यह है कि पहले जहाँ श्रमिक लोग मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित अपने आंदोलन किया करते थे, आज वो ज्यादा आराम परस्त होते जा रहे, उन्हें ज्यादा सुविधाएं चाहिए होती हैं और उनका आज जितने भी श्रमिक संघ हैं वो अधिकतर राजनीतिक पार्टियों पर बेस्ड हो गए हैं या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हो गए हैं। उसकी वजह से ये अपना मूल रूप खोता जा रहा है। जैसा कि अभी बिस्सा साहब ने कहा कि प्रवासी प्रवृत्ति श्रमिकों की होती है, इस वजह से ये एकजुट नहीं हो पाते और अपनी प्रवासी प्रवृत्ति के कारण ही अपने मूल उद्देश्य को नहीं पा पाते हैं और इनका भटकाव ज्यादा होता है और सिर्फ अपने अधिकारों को लेकर ये लड़ने का वो करते हैं और इस वजह से अपने कर्तव्यों को निभाने की नहीं सोच पाते हैं, राष्ट्र के प्रति या अपने जिस संस्थान में कार्य कर रहे हैं उसके प्रति, और ज्यादा से ज्यादा अपने आराम परस्त या रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की। मतलब ये कि आपका ये मानना है कि श्रमिक अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक नहीं है, हाँ, अपने बेहतर वेतन और बेहतर सुविधाओं की तरफ अधिक ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर यूनियन, मतलब संगठन के प्रति उनका कमिटमेंट भी इससे कम होता है। हाँ, इसका एक कारण ये भी है कि एक ही जैसे उद्योग है या एक इंडस्ट्री, उसमें एक से ज्यादा श्रमिक संघ होते हैं, तो अलग अलग गुटों में ये बढ़ जाते हैं और अपने अधिकार, अपने मांगों की बजाय ये आपस में प्रतिद्वंदिता के कारण ज्यादा लड़ते हैं। बिल्कुल, उस वजह से ये अपनी मांगे कम मांग पाते हैं और भटकाव में ज्यादा आते हैं। बिल्कुल ठीक। मैडम नमिता जी, वर्तमान में श्रमिक आंदोलन, जैसा कि अभी बिस्सा साहब की बात से भी निकल के सामने आया कि कम पड़ता जा रहा है, उसमें कुछ भटकाव है, इसके क्या क्या कारण हैं? भारत में हम श्रमिक आंदोलन का इतिहास देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन और श्रमिक आंदोलन का एक ही इतिहास है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने श्रमिकों को संगठित करने के लिए, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने जो अपने कानून लगा रखे थे श्रमिकों के कल्याण के लिए, वो भारत में लागू नहीं थे। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के हित में उन्होंने श्रमिकों को संगठित किया, उनकी आवाज उठाई। तब के नेताओं ने जो अपनी सेवाएं श्रम संगठनों को दी, उसके लिए उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवाएं श्रमिकों के हित में दी। लेकिन आज स्थिति थोड़ी भिन्न हो गई है। आज ये जो श्रम संगठन के नेता हैं, इनमें श्रम संगठनों में व्यावसायिक नेताओं की घुसपैठ हो गई है। ये श्रमिकों के हित को तो कम ध्यान में रखते हैं, अपने नेतृत्व को या अपने राजनीतिक दल के हितों को ये ज्यादा ध्यान में रखते हैं। तो ये जो व्यावसायिक नेताओं की घुसपैठ श्रम संगठनों में हुई है, ये इस श्रम संगठन के नाम पे मैं समझती हूँ एक काला धब्बा है, क्योंकि ये इसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं आंदोलन का। दूसरी चीज एक देखने में आई है कि आजकल श्रम आंदोलनों में ये माफिया गिरोह जो हैं, इनकी भी घुसपैठ बहुत हो गई है। तो ये लोग श्रम आंदोलनों के नाम पे मिल मालिकों को ब्लैकमेल करते हैं, मजदूरों को डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इन चीजों के आने से श्रम आंदोलन का जो है वो अपने मूल उद्देश्य से तो भटक गया, इसका स्वरूप जो है वो एकदम खत्म हो गया है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप को आप किस रूप में देखेंगे? राजनीतिक हस्तक्षेप अगर श्रमिकों के कल्याण के लिए है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए, मैं कहूंगी अपने वोट बैंक है, उसके लिए इन संगठनों को उपयोग करने लग गए हैं। तो वो श्रमिकों का तो कल्याण कहीं उन्हें नजर नहीं आता है, न वो उसकी चिंता करते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि इस संगठन को अगर मैं अपने कब्जे में ले सकूं तो मेरा कितना नेतृत्व बढ़ जाएगा या मेरा कितना भला हो जाएगा या मुझे भविष्य में कितना लाभ होगा। तो ये जो प्रवृत्ति आज इन नेताओं में, व्यावसायिक नेताओं ने जो घुसपैठ कर ली है, मेरे हिसाब से ये इन श्रम आंदोलनों के लिए बहुत खतरनाक का कारण।
ये इनकी कमजोरी का इसमें कारण एक है। बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा पॉलिटिकल जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, ठीक है, ये हमें श्रमिक आंदोलन में जो कार्यरत लोग उनको ये देखना अवश्य पड़ेगा कि कहीं वो अपने वोट बैंक के खातिर तो हमारा भला नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक जो पॉजिटिव बात, जो अच्छी बात मुझे दिखाई देती है वो है कि श्रम संगठनों की जो बात है वो राजनीतिक लोगों के माध्यम से संसद तक जरूर पहुंच रही है। तो उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको पार्लियामेंट तक, हमारे देश के बड़े नेताओं तक या लोगों के सामने ये पॉलिटिकल जो लोग हैं ये पहुंचाने का कार्य अवश्य करते हैं। हाँ, एक लेकिन बात इसमें से ये ध्यान जरूर रखना चाहिए श्रम संगठनों को कि कहीं वो उनके वोट बैंक के पार्ट तो नहीं बने, कहीं वोट देखिए, बैंक। श्रमिक आंदोलन राजनीति से अलग तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही वो बात है। अपने आप में एक राजनीति है। और जैसा कि अभी आपने कहा था कि ये तो सत्ता पर कब्जा करने वाली बात है कि बिना सत्ता परिवर्तन हुए साधारण लोगों का कोई भला भी नहीं हो सकता। इसलिए ये तो राजनीति का सीधा सीधा सवाल है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप तो आवश्यक है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हमेशा की राजनीतिक व्यवसायीकरण और माफिया ग्रुप आ गए हैं, आए होंगे कहीं भी, लेकिन ज्यादा सही बात यह है कि ये तो प्रबंध वर्ग के लोग ही इनको लाया करते हैं श्रम आंदोलन को कमजोर करने के लिए, उसको दबाने के लिए। तो ये तो श्रमिक आंदोलन का उस संघर्ष का एक हिस्सा है। इसी वजह से श्रम आंदोलन पे जो है वो फर्क पड़ रहा है। व्यावसायिक नेता, मैं राजनीतिक नेता नहीं, व्यावसायिक नेता की बात। उस लड़ाई का एक हिस्सा है। इस तरह की बातें प्रबंधक वर्ग की ओर से हमेशा आएंगी ही। वो माफिया ग्रुप को भी लाएंगे कि श्रमिक आंदोलन में फूट पड़े, वो दूसरे राजनीतिक ग्रुप को भी खड़ा करेंगे ताकि वो उनकी बात कहने वाला दूसरी बात कहना शुरू करते। शर्मा साहब, इसी के साथ में यदि हम श्रमिक आंदोलन के इतिहास को देखें तो श्रमिक आंदोलन की शुरुआत इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि राजनीतिक सत्ता पर श्रमिकों का आधिपत्य हो, टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर। आज का जो बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है उसमें श्रमिक आंदोलन का क्या स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है? मैं इस बात को मानता हूं कि इस मूल उसका जो उद्देश्य था राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ना, उससे भटकाव आया है। आज वो सिर्फ आंदोलन अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए, अपने सेवा शर्तों में बढ़ोतरी के लिए, उनको बेहतर करने के लिए उस तक वो सीमित रह गया है। वो उस असली मकसद को भूल गया है और ये उसकी एक विकृति है, भटकाव है। ये विकृतियां जब पैदा होती है किसी आंदोलन में तो निश्चित रूप से कमजोरी आती है। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये मूल अवधारणा श्रमिक आंदोलन की, वो लगातार उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहिए। उसका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि लगातार उस आंदोलन को उस तरफ बांधे रखे। मतलब आज के समय में भी आप इसको मानते हैं कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए जो ये आगे किया गया था, श्रमिकों तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी उतना ही प्रासंगिक है और वो अब प्रासंगिक हो नहीं सकता। उसका क्षेत्र बदलता है, व्यापकता बदलती है, दौर बदलता है, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदलता। ये उसका चरित्र है। ये तो वर्गहीन समाज बनने तक ये लगातार जारी रहेगा। मतलब जब तक वर्ग विभेद जारी है तब तक तो ये रहेगा। ये जरूर है कि उसमें कमजोरी आ सकती है, जैसे आज कमजोरी आ रही है। आज उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका भी एक असर है, एक भ्रम पैदा हुआ है। और ये जो बात जब कहते हैं अब कि नए आयाम हमें सोचने चाहिए, नई दिशाएं सोचनी चाहिए, श्रमिक आंदोलन उस रूप में नहीं चल सकता, नया रूप होना चाहिए, तो ये उसको भ्रमित करने के लिए ही होता है, ताकि वो समझे कि अब तक हमने जो सिद्धांत गढ़े थे वो गलत थे। अब तो हमारी सोच के मुताबिक काम करना पड़ेगा। सही बात यह है कि उस भटकाव से अलग हट करके हम अपनी उस मूल अवधारणा को लगातार कस के पकड़े रहें तो ये आंदोलन सही दिशा में चलेगा। मतलब शर्मा साहब कि जो जैसा अर्थव्यवस्था होगी उसके हिसाब से क्या श्रमिक के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आए, ऐसा जरूरी नहीं? दृष्टिकोण में किस बात का? इस बात का कि वो एक अपना वर्ग शत्रु उसके सामने है, उससे संघर्ष में लगातार रहे। इस दृष्टिकोण में बदलाव आने से तो भटकाव होता है। नहीं सर, देखिए लेकिन अपना तौर तरीकों को, टैक्टिक्स को जरूर उसको बदलना पड़ता है। टैक्टिक्स को बदलना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे देश में जब हम आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल हुए 80s के अंदर, तो कंप्यूटरीकरण जब हुआ, श्रमिक संगठनों ने इसका मुकाबला डट कर इसका विरोध किया। लेकिन आज श्रमिक संगठन इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इसका विरोध करना उनके हित में भी नहीं है। देखिए, उन्होंने कंप्यूटरीकरण का विरोध नहीं किया था, उन्होंने विरोध किया था उससे होने वाले छटनी को, बेरोजगारी जो होने वाली थी उसका विरोध किया था। औद्योगिकरण का कोई विरोध नहीं किया। और आज भी ये भी धारणा कुछ कहते भी हैं, लेकिन नासमझी से कहते हैं कि सभी खगोलीकरण जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ उसका स्वागत करना चाहिए। ये तो हमारे नए क्षेत्र खोलेगा, हमारे श्रमिक आंदोलन के लिए भी नए क्षेत्र खोलेगा। ये तो
भाई जब मैं औद्योगिकरण का विरोध नहीं करता, चाहता हूँ कि औद्योगिकरण बढ़े, तो ये औद्योगिकरण विस्तार ही तो है। और जो ये नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो मेरे ख्याल से ये अधिक सशक्त ये होगा। तो हमारा दिया हुआ नारा है। हाँ। ये आना तो भूमंडलीकरण, इसका मुकाबला करने को तैयार होना चाहिए, हमको इसको फेस करना चाहिए। तो भूमंडलीकरण तो इसके लिए एक सार्थक, ये तो सकारात्मक परिदृश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हम करें तो समय समय पर आईएलओ के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी होते हैं कि बाल श्रम या महिला श्रम के प्रति मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए और उनको काम में कुछ विशिष्ट काम है या बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध की बात वो कहते हैं। भारतीय श्रमिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो उनका दृष्टिकोण केवल आर्थिक परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित है, जो उसका सामाजिक और नैतिक दायित्व है उसके प्रति उसका अधिक ध्यान नहीं गया। ऐसा क्यों? जैसा आपने स्वयं ही कह दिया, इसका मुख्य कारण ये है कि वो अपनी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स जो है, रोटी कपड़ा और मकान, उसी तक वो सीमित रह गया है। दूसरी बात है कि उसका जो उसको मिलने वाला जो पे पैकेट है वो इतना कम है कि उसका जो गुजारा है वो उसमें संभव नहीं है। इसलिए वो अपने एक नियमित कार्य के अलावा कहीं और कार्य करने की भी सोचता है। ऐसे में उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है या उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उस पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि सबसे पहले उसको ये सोचना होगा कि आज शाम को मैं अपने बच्चों को खाना खिला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, या आज मुझे जो मेरी फैक्ट्री से या मेरे ऑफिस से या मेरे कारखाने से जो पैसा मिला है वो क्या आज के लिए या आने वाले दिनों के लिए मेरे लिए पर्याप्त है कि नहीं। तो मूलतः वो एक अर्थवाद या इस इकोनॉमिकल जो ये भ्रमजाल है, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसी को पूरा करने में वो लगा रहता है। इसी वजह से जो है, और ये बात आंदोलन पे भी साबित होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लेबर है वो पार्ट ऑफ आंदोलन है, आंदोलन का ही वो भाग है। और जब अधिकतर ये स्थिति है तो निश्चित बात है कि वो आंदोलन का जो मॉरल या जो सामाजिक पक्ष है उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया पा रहा। और भविष्य में इसकी और अनुकूल प्रभाव दिखाई देने की संभावना है। हाँ, क्योंकि अब जैसे उनमें कॉन्शियसनेस जागरूकता आ रही है, और जैसे हमने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, अर्थव्यवस्था का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उससे इनको अच्छा पे पैकेट मिलेगा, जिससे इनकी जो बेसिक नीड्स है वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगी, जब उनकी पूर्ति हो जाएगी, तो निश्चित बात है कि वो अपने अन्य दायित्वों पर भी ध्यान देगा। नमिता, राजनीतिक स्तर पर जहां हमारे यहाँ संसद में नीतियों का निर्माण होता है और कानून बनते हैं, उस स्तर पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कितना है और क्या पर्याप्त है? नहीं, मेरी राय में ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो भी पर्याप्त नहीं है। एक मैं उदाहरण देती हूँ आपको, जहाँ ये बड़े बड़े शहरों में जो मिलें हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनमें बड़े बड़े संगठन हैं, श्रमिक भी यहाँ संगठित हैं। लेकिन गांव में हम जहाँ जाएं, जहाँ ये कृषि मजदूर हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों का कोई संगठन नहीं है, उनकी सुविधाओं का न तो कोई श्रम संगठन उसके लिए आवाज़ उठाता है, न ही सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। तो ये जो एक हम अपने ही देश में देखें कि श्रमिक जो है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। पूरे देश का एक कोई ऐसा संगठन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरे देश के श्रमिकों की, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ठीक तरह से आवाज़ उठा सके या उनके कानूनों को ठीक तरह से उन पर लागू कर सकें। उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो इस दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो हमारे देश में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है संसद में। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और इनके कल्याण के लिए आवाज़ उठाई जाए, सरकार कुछ करे, कुछ ये श्रम संगठन करें, तो इन लोगों का कुछ भला हो सकता है। शर्मा साहब, जैसे नमिता जी ने बताया कि हमारे जो श्रमिक हैं अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं और विशेषकर इनका जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो कृषि श्रमिक हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में है, असंगठित है, उनके हितों के लिए राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार का प्रतिनिधित्व हो सकता है और किस तरह उनका हित संभव है? हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं वास्तव में वो नौकरशाहों द्वारा बनाए जाते हैं और इसलिए उनमें ऐसे प्रावधान होते हैं जो कभी लागू नहीं हो पाते, और अगर लागू करने की कोशिश भी की जाती है तो उनके बहुत सारे रास्ते हैं उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। इसलिए जैसे मैंने बताया, जिनका कानून बहुत कम बने हैं, कानून तो बहुत बने हुए हैं। श्रम कानून इतने सारे हैं कि अभी तक मुझे भी याद नहीं, और बहुत सारे कानून तो ऐसे अभी तक काम भी नहीं आए, लेकिन उनका लागू करने के बारे में ना तो कोई मशीनरी है और ना राजनीतिक इच्छा है।
और ना कोई न्याय व्यवस्था है इस बारे में जिससे कि श्रमिक कानून ढंग से लागू हो सके। ऐसा लगता है कि इन कानूनों का उद्देश्य तो ये रहा है कि किसी तरह से श्रमिकों का ध्यान कानूनी लड़ाई पर चला जाए और वो अपनी असली लड़ाई को भूल जाए और उसमें उनका वो एक तरह से उलझते चले जाए। आज अगर कोई किसी श्रमिक को निकाल दिया जाता नौकरी से तो फिर उसकी ज़िंदगी भर का प्रोग्राम हो जाता है, आखिर तक तब शायद तब जाके उसको रिलीफ अगर मिले या ना मिले, मुकदमे का फैसला उसका हो। इसलिए जहाँ तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सवाल है, उनके लिए ज़रूरी है कि श्रमिक आंदोलन को ही इसके लिए पहल करनी पड़ेगी कि उनके लिए एक संगठन बनाया जाए। हैं इस तरह के संगठन जो उनको एकत्रित करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी मांगें रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। पर यह आवश्यक है, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार के जरिए या नौकरशाहों के जरिए कोई कानून बन जाएगा और वो लागू हो जाएंगे। ये तो श्रमिक आंदोलन की ही जिम्मेदारी है। तो जो एक बहुत बड़े तबके को जो भूला हुआ है, ये जो मैंने कहा ना, ये भटकाव सा रहता है उसमें कि वो एक संगठित क्षेत्र होते हैं, बैंक है, LIC है या कोई कारखाना है जहाँ 5000 मजदूर काम करते हैं, तो अपनी तक ही सीमित रह जाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उससे आगे बढ़ करके उस सारे मजदूरों को एक करने की तरफ बढ़ें और न केवल अपनी सुविधाओं का ध्यान रखें बल्कि उस आंदोलन के लिए अपना दायित्व निभाएं। और उससे बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक आपके साथ जुड़ेंगे, जुड़ेंगे और आंदोलन की सफलता भी श्रमिकों के जुड़ाव से ही है। जुड़ाव से ही है। और ये बात भी है कि जितना कम सुविधा संपन्न श्रमिक होगा उतना ही ज्यादा संघर्षशील भी होगा। बिल्कुल। अंजू, आज जो अपन औद्योगिक भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस स्थिति में भारतीय श्रमिकों की जो मांगे हैं उनमें ही बदलाव आएगा, उनकी समस्याएं हैं उनमें ही बदलाव आएगा। किस रूप में आप देखती हैं? आज जो भूमंडलीकरण चल रहा है, जैसा कि शर्मा साहब ने बताया, मैं समर्थन करती हूँ उसका कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों में जो तकनीक है उसको या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके लिए मार्केट चाहिए, तो आगे आएंगे वो लेकिन उसके आने से श्रमिकों की समस्याएं या बढ़ेंगी। जैसा कि अभी विशा साहब ने कहा कि पॉकेट स्केल उनकी बढ़नी चाहिए, मैं इसके बजाय ये कहना चाहूँगी कि पॉकेट स्केल के बजाय लाभ में उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए या लाभ में उनका हिस्सा निश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई भी नई तकनीक आती है, जैसे कि आपने पहले कहा कि कंप्यूटर आया तो छटनी के कारण मजदूरों ने उसका विरोध किया, तो छटनी वाली प्रथा नहीं होनी चाहिए, श्रमिकों की छटनी नहीं होनी चाहिए। इनकी एक नई मांग तो ये होनी चाहिए कि छटनी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पे स्केल की जगह वे लाभ में अपना हिस्सा मांगे, और जो भी तकनीक बाहर से आ रही है वो सिर्फ कुछ गिने हुए चुने लोगों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उसका विस्तार उन श्रमिकों तक भी हो जिसका वे लाभ उठा सकें। मैं अंजू की बात को थोड़ा सा मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। जैसे इसने कहा कि लाभ में श्रमिकों को हिस्सा देना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है, मैं समझती हूँ, या होगी तो बहुत कम है। मगर एक जापान के मैं उदाहरण देती हूँ कि जहाँ जब ये श्रमिक अपनी समस्याएं लेके मैनेजमेंट के पास जाते हैं मिलने, तो उनके पास उस कंपनी के सारे आंकड़े मौजूद रहते हैं और उसके आधार पर उनका सारे डाटा उनके पास मौजूद रहते हैं, उनका लाभांश निश्चित हो जाता है। एक क्विक क्वेश्चन मैं शर्मा साहब आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, नमिता जी ने, कि आजकल जो श्रमिकों की समस्याएं हैं, चाहे वो पे रिवीजन की हो या बोनस की हो, उन सब के निर्णय अक्रॉस द टेबल मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच निश्चित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिक आंदोलन का क्या भविष्य दिखाई देता है? देखिए, अक्रॉस द टेबल तय करना ये तो श्रमिक आंदोलन का ही, संघर्ष का ही हिस्सा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर अक्रॉस द टेबल तय होते हैं तो भी वो सही बात है, गलत बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर चीज लड़ाई झगड़े से तय हो, लेकिन उससे श्रमिक आंदोलन की गति में बाधा नहीं आनी चाहिए, मतलब वो मजबूती पे रहेगा। तो इस प्रकार आज की परिचर्चा से जो बात दिखाई देती है कि श्रमिक आंदोलन का दायित्व केवल श्रमिकों के आर्थिक हितों तक ही सीमित नहीं, उसके नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और देश के आस में उसको अपनी महती भूमिका निभाएंगे। आज स्टूडियो में शर्मा साहब, अंजू, बिस्सा जी और नमिता जी, आप सब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।